वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपको एक जापानीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ जिसका नाम है सकीबी। और ये वर्ड एक जापानीज है जिसका मतलब है चीख, पुकार, हम चिल्लाते हैं ना वही चीख। और इसका इंग्लिश में नाम है रिट्रीब्यूशन, इसका मतलब है रिवेंज, बदला। तो ये मूवी 2006 में रिलीज हुई और ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। तो एक्चुअली दोस्तों मेरा एक व्रत है, मैं जापानीज के डायरेक्टर्स के नाम नहीं लेता, तो इसीलिए आप ही पढ़ लो। चंद मूवीज, चंद डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑडियंस को ही कंफ्यूज करके रख देते हैं। उन्हीं कैटेगरी में से ये भी एक मूवी है, रिट्रीब्यूशन। मूवी के कुछ हद तक ऑडियंस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि कौन सा रियल है, कौन सा फेक है, कौन सा इल्यूजन है, कौन सा इमेजिनेशन है, कौन सा हैलुसिनेशन है और कौन सा घंटा है। इसकी जात का अंडा मारूं। तो ऐसी ही गजब की मूवी है ये। तो मूवी में मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स माइनस लगे। नंबर 1, मूवी बहुत ही स्लो चलती है और नंबर 2, लॉजिक। आप जापानीज, कोरियन, थाई मूवीज में लॉजिक ढूंढना बंद कीजिए, पता नहीं इनका अलग ही लेवल का लॉजिक होता है। तो खैर लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत में ही एक आदमी जो लंबा कोट पहना हुआ रहता है, वो आदमी एक लेडी को जो रेड ड्रेस पहनी हुई रहती है, उस लेडी को एक पानी के गड्ढे में उसका सर डुबा के उसे मार देता है। तो दूसरे सीन में हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है योशिका और ये एक पुलिस डिटेक्टिव है। अब चूंकि योशिका एक ऐसे एरिया में रहता है जो वहाँ पर हर वक्त अर्थक्वेक्स आने लगते हैं, तो उसी के घर में अपना वीकेंड मनाने के लिए योशिका की गर्लफ्रेंड आती रहती है और इसका नाम है निमुरा। और निमुरा योशिका के साथ कुछ टाइम बिता के उसके घर और उसके काम लौट जाती है। उसके बाद योशिका उस क्राइम स्पॉट जाता है, वहाँ का जायजा लेने लगता है। इसका एक पार्टनर होता है और इसका नाम है मियाजी। वो देखो वहाँ पर खड़ा है, हाँ वही जो डेड बॉडी के लेफ्ट साइड में खड़ा है। तो कुछ दूरी पर योशिका को एक पानी में एक बटन नजर आता है और वो बटन किसी कोड का होता है। तो योशिका उस बटन को देख के वहीं पर छोड़ देता है और अपने घर आकर अपने कोड का बटन चेक करने लगता है। तो इसके कोड का एक बटन भी मिसिंग है। ये देखकर योशिका को ये बात हजम नहीं होती और योशिका फौरन निमुरा को फोन करके अपने कोड के बटन के बारे में पूछता है। निमुरा कहती है मुझे किसी बटन के बारे में नहीं पता, शायद कपड़े धोते वक्त वो बटन मिस हो चुकी होगी। तो निमुरा की ये बात से योशिका को और शक होने लगता है कि तभी उसी वक्त योशिका उसी क्राइम स्पॉट जाता है और उस बटन को ढूंढने लगता है। तो थोड़ी देर बाद उसको ये बटन मिल जाता है और वो बटन अपने पास रख लेता है। तो योशिका उस बटन को लेकर अपने घर लौट रहा होता है, तो वहीं पर इसको एक लड़की नजर आती है। जब योशिका उस तरफ पलट के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो देखते ही देखते किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। योशिका समझता है ये इसका वहम होगा। तो खैर योशिका वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उस मरी हुई लड़की को एक नाम देते हैं और वो है F18, क्योंकि अभी तक इस लड़की का शिनाख्त नहीं हुआ। F18 मतलब फीमेल 18 मतलब 18 इसका एज है। तो F18 के डेड बॉडी पर किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। तो पुलिस उस फिंगरप्रिंट्स को लेकर अपने डेटाबेस में चेक करने लगती है। तो सिस्टम में थोड़ी देर सर्च होने के बाद योशिका की फोटो सामने आती है। ये देखकर योशिका और घबरा जाता है कि तभी उसका पार्टनर मियाजी कहता है तुमने फिर से डेड बॉडी को बिना ग्लोव्स के छुआ है, अगली बार ऐसा मत करना। उसके बाद योशिका उस F18 डेड बॉडी के पास आता है और उसे पूछने लगता है कौन हो तुम, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में कौन हो तुम। इस तरह से योशिका उस डेड बॉडी से बात करने लगता है कि तभी उस कमरे में योशिका को कोई होने का एहसास होता है। तो जब योशिका उस पर्दे को हटाता है तो वहाँ पर इस लड़की का ड्रेस मौजूद होता है, वही रेड ड्रेस। और ये 2 सबूत देखने के बाद योशिका को और घबराहट होने लगती है, मतलब सारे सबूत इसके खिलाफ है और योशिका इस लड़की को नहीं जानता। तो योशिका यही सोचते हुए निमुरा के गोद में सो जाता है। निमुरा योशिका से पूछती है किस बात का गम खाया जा रहा है तुम्हें, मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो। लेकिन योशिका निमुरा से भी शेयर नहीं करता। उसके बाद निमुरा वहाँ से जाने लगती है और योशिका से कहती है मैं ये क्या 2 हफ्ते बाद तुम्हारे पास आऊंगी, मुझे कुछ काम पड़ गया है, मुझे थोड़ा लॉन्ग जाना पड़ रहा है। तो इस तरह से कहते हुए निमुरा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दूसरे सीन में एक शख्स को दिखाया जाता है और इसका नाम है डॉक्टर सकुमा। तो सकुमा अपना काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर इसका बेटा आता है। सकुमा का बेटा सकुमा से कुछ सिरिंजेस की डिमांड करने लगता है। सकुमा ऑलरेडी अपने बेटे को बहुत सारे सिरिंजेस दे चुका है, लेकिन फिर भी इसको बहुत सारे सिरिंजेस चाहिए क्योंकि सकुमा का बेटा उन सिरिंजेस को अपने सीनियर्स को बेच रहा है और उन सिरिंजेस को बेचकर पैसे कमा रहा है, यानी इनडायरेक्टली ड्रग्स का धंधा समझिए। तो सकुमा अपने बेटे से कहता है यही लास्ट बार होगा, मैं अगली बार तुमको उन सिरिंजेस को नहीं दूंगा। उसके बाद सुकुमा और उसका बेटा कार में अपने घर जा रहे होते हैं। तो सुकुमा एक जगह पर अपनी कार को रुकाता है
और अपने पैकेट से एक इंजेक्शन लेकर अपने बेटे को चढ़ा देता है। सुकुमा का बेटा दूर भागने लगता है, लेकिन सुकुमा जबरदस्ती अपने बेटे को वो इंजेक्शन चढ़ा देता है और उस इंजेक्शन की वजह से सुकुमा का बेटा पैरालाइज या बेहोश होने लगता है। तो सुकुमा अपने बेटे को उस कार से बाहर निकालता है और कहीं दूर खींचते हुए ले आता है और उसी प्लेस में एक टब में पानी होता है। तो सुकुमा अपने बेटे को उस टब में डुबाकर मार देता है और दूसरे दिन यशुका उस क्राइम स्पॉट आता है और इस बार यशुका अपने हाथों को ग्लव्स पहन लेता है और उस लाश की इंस्पेक्शन करने लगता है। यशुका समझता है कि इस लड़के का कातिल वही होगा जिसने उस लड़की को मारा होगा, क्योंकि दोनों का मरने का तरीका एक ही है, पानी में डुबा के मारना। तो पुलिस स्टेशन आने के बाद मियाजी यशुका से उस लड़के की आइडेंटिटी बताने लगता है कि उस लड़के का नाम युसुकी है और वो 17 साल का था और उसके फादर एक डॉक्टर है और उसका नाम है सकुमा। ये सुनने के बाद यशुका सुकुमा को पुलिस स्टेशन बुलाने की बात करता है, लेकिन मियाजी यशुका से कहता है सुकुमा फरारी में है, वो उसके घर पर भी नहीं है और उसके हॉस्पिटल में भी नहीं है। उसके बाद यशुका उसी क्राइम स्पॉट जाता है और उस एरिया की तलाशी लेने लगता है। तो वहाँ पर यशुका को एक वायर मिलती है जो कवर में लपेटे हुए रहती है। तो वहीं पर एक आदमी यशुका को ऑब्जर्व करने लगता है और देखते ही देखते वो आदमी यशुका को देखकर भागने लगता है, उस बिल्डिंग के अंदर भागने लगता है। यशुका भी उस आदमी का पीछा करता है और वो आदमी और कोई नहीं सकुमा होता है। सकुमा यशुका से कहता है मेरे पास मत आओ वरना मैं ऊपर से नीचे कूदकर अपनी जान दे दूंगा। तो देखते ही देखते सकुमा उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, लेकिन यशुका सुकुमा को पकड़ लेता है और उसे मार पीटने लगता है और यशुका सुकुमा से पूछता है क्यों तुमने मेरे एविडेंस उस लड़की के पास छोड़ा, क्यों तुम मुझे फंसाना चाहते हो। लेकिन उस वक्त सकुमा अपना मुंह नहीं खोलता। तो थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पर आती है और सकुमा को गिरफ्तार कर लेती है। तो पुलिस स्टेशन लाने के बाद यशुका सुकुमा से पूछता है क्यों तुमने अपने बेटे का ही कत्ल किया। तो सुकुमा यशुका से कहता है वो हमारे हाथ से जा चुका था, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, मेरे बेटे को बहुत बुरी चीजों ने जकड़ा हुआ था, इसीलिए मैं खुद मेरे बेटे की जान ले ली। उसके बाद यशुका उस लड़की के बारे में पूछता है, मतलब F-18 के बारे में। यशुका पूछता है क्यों तुमने उस लड़की को कत्ल किया। तो सुकुमा कहता है कौन सी लड़की, मैं किसी लड़की को नहीं जानता। तो ऐसे ही पूछताछ चलती रहती है कि तभी सडनली सकुमा कहीं दूर पॉइंट आउट करते हुए यशुका से पूछता है वो कौन है, वो इंसान कौन है। लेकिन उस कमरे में एक्चुअली कोई भी नहीं होता। तो देखते ही देखते सकुमा कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है, जैसा लगता हो कोई इसको मारने आ रहा हो और सकुमा बचाओ बचाओ कहकर यशुका के पीछे छुपने लगता है। लेकिन उस कमरे में इन चारों के अलावा वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। तो उसके बाद यशुका जब सो रहा होता है तो उसको ये हेलुसिनेशन होने लगता है, मतलब एक लड़की जो रेड ड्रेस में होती है उसके घर का दीवार फाड़ते हुए आने लगती है। तो यशुका घबराते हुए अपनी नींद से जाग जाता है, लेकिन उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं होता। तो थोड़ी देर बाद फिर से यशुका को वही लड़की नजर आने लगती है। यशुका उस लड़की से पूछता है कौन हो तुम। तो वो लड़की जवाब देती है मैं हूँ, मुझे नहीं पहचाना। तो यशुका कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, चली जाओ यहाँ से। ऐसा कहते हुए वो लड़की धीरे धीरे यशुका के करीब आने लगती है। तो इस लड़की को अपने पास आता हुआ देखकर यशुका अपनी आंखें बंद कर लेता है, मतलब ये छुपन छुपाई खेलने लगता है। तो खैर देखते ही देखते वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो दूसरे दिन यशुका अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और इस डॉक्टर का नाम है तकाजी। तो यहाँ पर तकाजी यशुका को कुछ क्वेश्चंस पूछने लगता है कि तुमको कैसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और इसमें क्या क्या होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसी कमरे में एक और आदमी होता है जो तकाजी का पेशेंट है और इस आदमी को जब जब बहुत अजीब तरह के दौरे पड़ने लगते हैं और तकाजी यशुका से कहता है कि ये आदमी एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर है और रास्ते में या तो कभी ख्वाब में इसको एक घोस्ट नजर आती रहती है जो इससे बात करती रहती है, इसीलिए इस आदमी को ऐसे दौरे पड़ने लगते हैं। तो थोड़ी देर बाद यशुका वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यशुका और निमुरा एक जगह पर मिलते हैं और यहाँ पर निमुरा यशुका से कहती है कि तुम किसी टूर पे चले जाना, वेकेशन पे चले जाना, थोड़ा तुम्हारे माइंड को रिलैक्स होगा। तो यशुका निमुरा को भी अपने साथ बुलाने लगता है, लेकिन निमुरा यशुका से कहती है मैं फिलहाल तो नहीं आ सकती, मुझे बहुत सारा काम है, हो सके तो तुम जाओ, मैं बाद में तुमको मिलती हूँ। उसके बाद यशुका कहीं दूसरी जगह पर आता है और यहाँ पर इसको वही लड़की नजर आने लगती है। तो यशुका घबराकर इधर उधर जाने लगता है, लेकिन वो लड़की यशुका को फॉलो करने लगती है, बार बार इसके सामने आ जाती है और यशुका उस लड़की से कहता है देखो मैं तुम्हें नहीं जानता,
मेरा थोपड़ा फिर से एक बार देख लो, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेंज हूँ। तो वो लड़की यशिका से कहती है, तुमने मुझे मारा है, तुमने मेरा कत्ल किया है। यह सुनने के बाद यशिका उस लड़की से कहता है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं तो तुम्हारा कत्ल कैसे करूँगा, और मुझे तुम्हारी फेस सीधी तरह से याद भी नहीं है। ऐसा कहते हुए वो लड़की चीखने लगती है, पुकारने लगती है। वो आवाज सुनकर यशिका अपने कान बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद यशिका अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने कोई भी नहीं होता। वो एरिया सुनसान होता है। उसके बाद दूसरे सीन में दो लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। एक का नाम है सीजी ओनोडा। ये अपने ही ट्रेडिंग कंपनी का मालिक है और ये है इसकी सेक्रेटरी म्यूकी। और यहाँ पर ओनोडा म्यूकी से कहने लगता है, चंद दिनों बाद मैं अपने पत्नी को छोड़ दूंगा, मैं उसे डिवोर्स देने वाला हूँ। उसके बाद म्यूकी एक लेक के पास जाकर कुछ टिन्स में उस लेक का पानी भरने लगती है और उस लेक के पानी को लेकर अपने ऑफिस के टब में भरने लगती है, क्योंकि आज ओनोडा और म्यूकी की मिलन की रात है। तो इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप होने के बाद ये दोनों अपने कपड़े बदल रहे होते हैं और इसी में ओनोडा म्यूकी से कहता है, मैंने एक अच्छा सा घर ढूंढ लिया है, हम 2 महीने बाद वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। और देखते ही देखते म्यूकी ओनोडा के सर पर वार करने लगती है, उसे बेहोश करने लगती है और म्यूकी ओनोडा को खींचते हुए बाथरूम के पास ले जाती है और उसी टब में डुबा कर उसे मार देती है। म्यूकी ओनोडा को मारने के बाद अपने आप को शीशे में देखती है तो म्यूकी को वही लड़की नजर आने लगती है जो इससे पहले यशिका को नजर आ रही थी। अब चूंकि ओनोडा का मरने की खबर पुलिस को पता चल चुकी है तो मियाजी ये समझता है कि उस लड़की का कत्ल और इस आदमी का कत्ल यशिका ने किया है और मियाजी यशिका पर शक करने लगता है। यशिका मियाजी से कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और चुपचाप वो वहाँ से जाने लगता है। इस तरह से इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है कि तभी वहाँ पर एक और ऑफिसर आता है और इन दोनों को लड़ने से रोक देता है और मियाजी से कहता है, ओनोडा का कत्ल करने वाली एक लड़की है और वो लड़की उसकी सेक्रेटरी है जो फिलहाल वो भी फरारी में है। उसके बाद यशिका और मियाजी ये दोनों F-18 के घर जाते हैं। F-18 का नाम, अता पता, सारा सब कुछ पता चल चुका है और F-18 का असली नाम है शिबाता। तो शिबाता की माँ इन दोनों से कहती है कि मेरी बेटी अक्सर बाहर रहा करती थी और शिबाता का एक बॉयफ्रेंड है जो अक्सर शिबाता और उसकी माँ से हर वक्त पैसे मांगते रहता है। तो ऐसा शिबाता की माँ इन दोनों को ये बात बता रही होती है कि तभी दरवाजे पर शिबाता का बॉयफ्रेंड आता है पैसे मांगने के लिए। तो वो पुलिस को देखकर भागने लगता है, लेकिन किसी भी तरह करके यशिका उस आदमी को पकड़ लेता है और मार पीट कर पूछने पर वो आदमी अपना जुर्म कबूल करता है कि उसी ने ही शिबाता का मर्डर किया था। उसके बाद यशिका के घर में वही लड़की देखने को मिलती है और यशिका इस लड़की से कहता है, अब तुम्हें सेटिस्फाई हो चुका है ना, तुम्हारा कातिल पकड़ा जा चुका है और वो अब जेल में है, और क्या चाहती हो तुम मुझसे? अगर तुम्हें परेशान करना है तो उस आदमी को जाकर परेशान करो, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तो थोड़ी देर बाद यशिका समझ जाता है कि ये लड़की शिबाता नहीं है, ये लड़की कोई और है और उस लड़की से पूछने लगता है, अगर तुम शिबाता नहीं हो तो कौन हो? तो देखते ही देखते यशिका को याद आने लगता है जब यशिका कॉलेज पढ़ रहा था तो अपने कॉलेज के लिए बोट में जा रहा था तो अपोजिट साइड में एक पुराना घर मौजूद था। उसी पुराने घर में यशिका उस लड़की को देखा था और वो लड़की भी अक्सर यशिका को देखा करती थी और वो लड़की यशिका से कहती है, मैं कई साल तक वहीं पर रही, किसी ने मुझे आकर मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा, मैं वहीं पर उसी घर में सड़ती रही कई सालों तक। ऐसा कहते हुए वो लड़की फिर से चिल्लाने लगती है। यशिकी फिर से अपने कान बंद कर लेता है और अपने घर से बाहर आ जाता है। तो देखते ही देखते वो लड़की सुपरमैन बन जाती है, सुपर वुमेन बन जाती है और यशिका के सामने ही हवा में उड़ जाती है। ये देखने के बाद मेरे मुंह से एक ही वर्ड आया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, WTF मैन। तो उसके बाद यशिका जब कहीं पर जा रहा होता है तो यशिका को म्यूकी नजर आती है। तो म्यूकी को देखकर यशिका पहचान लेता है। तो पहले तो यशिका म्यूकी से ये पूछता है, क्या तुमको भी वो लड़की नजर आती है, वो रेड ड्रेस वाली लड़की? तो म्यूकी कहती है, हाँ, मैंने उसे पहली बार अपने मिरर में देखा था, उसे देखने की देरी मैं कहीं पर खो गई थी। उसके बाद यशिका म्यूकी से ओनोडा का कत्ल क्यों किया ये पूछने लगता है। तो म्यूकी यशिका से कहने लगती है कि ओनोडा ने इसका फायदा उठाया है, इसीलिए म्यूकी ने ओनोडा का कत्ल कर दिया। ये बात सुनने की देरी यशिका को बहुत गुस्सा आता है और म्यूकी को उसी पानी में उसका सर डुबोने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद यशिका उसको छोड़ देता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। उसके बाद यशिका और निमरा ये दोनों बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, मतलब वेकेशन पे जाने का प्लान बनाते हैं।
लेकिन ऐन वक्त पर योशिका निमुरा से कहता है तुम अकेले जाओ, मैं तुमको बाद में मीटअप करूंगा, मुझे थोड़ा इनकम्प्लीट काम कंप्लीट करना है। तो खैर निमुरा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद योशिका एक बोट के सहारे से उस पुराने घर आता है, मतलब उस लड़की के घर आता है। घर के अंदर आने के बाद योशिका इधर उधर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता कि तभी एक खिड़की के पास, एक विंडो के पास वही लड़की खड़ी हुई नजर आती है। और ये लड़की योशिका से कहती है आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए हो, चलो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तो उसी जगह पर नीचे योशिका उसकी हड्डियाँ देखता है और वहीं पर रहकर योशिका अपना सर घुमाकर दीवार के पास देखता है तो योशिका को एक धब्बा नजर आता है, जैसा लगता हो ये औरत ने अपने आप को सुसाइड कर लिया हो, अपने आप को जला लिया हो और वो लड़की जलती हुई इस विंडो के पास आ खड़ी होगी, इसकी वजह से यहाँ पर इसकी हड्डियाँ मौजूद है। उसके बाद मूवी का मेन सस्पेंस रिवील होता है, मतलब वहाँ से योशिका अपने घर आता है। अपने घर में आने के बाद एक छोटा सा कमरा होता है, तो वहाँ पर एक लड़की जो कब का मर चुकी थी वो अपने मुंह के बल होती है और उसके सर के पास एक बर्तन पड़ा हुआ रहता है, जैसा लगता हो इसको उसी पानी में डुबाकर मार दिया हो। तो योशिका अपने ही घर में उस डेड बॉडी को देखने लगता है कि तभी वहाँ पर निमुरा आती है और यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि वो डेड बॉडी और किसी की नहीं, निमुरा की है जो कब का मर चुकी है। अब जाके साहबजादे को याद आता है कि इसने निमुरा का कत्ल कर दिया। यहाँ पर योशिका निमुरा से पूछता है मैंने तुमको मार दिया और मुझे पता भी नहीं, क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? तो निमुरा योशिका से कहती है तुमने अपने फायदे के लिए मुझे मारा है ना, तुमने अपने खुशी के लिए मुझे मारा है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? तो देर से ही सही तुमको ये बात एहसास हुआ है, यही काफी है मुझे। तो खैर मिलते हैं अगले जन्म में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, ऐसा कहने लगती है। लेकिन योशिका निमुरा को गले लगा लेता है और उसे कहता है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अबे आत्मा से नई जिंदगी का शुरुआत ये कौन करता है बे? लेकिन ऑफकोर्स योशिका के बाहों में कोई भी नहीं होता, मतलब 6 महीनों तक योशिका ने निमुरा को हैलुसिनेशन किया था और इस बंदे को पता भी नहीं कि इसने एक कत्ल किया। अबे ऐसे कैसे भूल सकते हैं बे? तो उतने महीनों बाद योशिका निमुरा की हड्डियों को अपने बैग में भरता है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए और उन हड्डियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तो इसी बीच में मियाजी योशिका के घर आता है कुछ केस के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो मियाजी उस कमरे में ये देखता है, मतलब उस बर्तन में पानी भरा हुआ रहता है और देखते ही देखते वहाँ पर भूकंप आने लगता है और इस भूकंप की वजह से वो पानी शेक होने लगता है और मियाजी उस बर्तन में झांकने लगता है और देखते ही देखते ये हो जाता है। आप ही देख लो। उसके बाद योशिका उस औरत के घर आता है और वहाँ पर भी उस औरत के हड्डियों के लेकर अपने बैग में भरता है उसका भी अंतिम संस्कार करने के लिए। और उन हड्डियों को लेकर योशिका बाहर आता है और बैकग्राउंड में हमको इस लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है और ये लड़की ये कह रही होती है मैं मर चुकी हूँ और मेरी विश है कि सारे के सारे लोग मारे जाए, मैं मर चुकी हूँ, मेरी विश है कि सारे के सारे लोग मर जाए। और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो दोस्तों इस मूवी को देखकर आपको कैसा लगा, मुझे आपकी राय जाननी है। तो इस मूवी के देखने के बाद मुझे एक छोटा सा मैसेज मिला है, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। हम हमारे जिंदगी में कई तरह की गलतियाँ करते हैं और उसका असर हमारे जिंदगी पर तो पड़ता ही है, लेकिन दूसरों की जिंदगी पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से दूसरों की जिंदगी और अपनी जिंदगी बर्बाद होके रह जाती है। हमें उस गलती का एहसास तक नहीं होता और कुछ लोग उस गलती को मानते भी नहीं। यही हुआ है योशिका के साथ, उसे उसकी गलती का एहसास तक नहीं रहा। तो खैर जाते जाते सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल एक बार ऑफ करके ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।